जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। नेता तोड़ो, पार्टी फोड़ो, लेकिन विपक्ष मत रहने दो, ये बात होती है। 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भाषण किया था, तब उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी जिस पार्टी को बोला था, जिन पर इल्जाम लगाए थे, उन्हीं हमारे साथियों को लेकर आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। मैं वही हूँ जो मंदिर, मस्जिद, मंगल सूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूँ। प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ। जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण फार काळ साजरा करता येत नाही। और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणावह है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है। जो मिल्क पाउडर है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया। Sir? Yeah, but don't cut his time. He is not yielding. You are yielding. नो सर, I'm asking सर ये दूध उत्पादक किसानों के लिए क्यों एकदम गलत बता रहे हैं, इससे आई वांट यू टू काइंडली गिव मी अ चांस। इनकी जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उन्होंने ये टीआरक्यू दिया था। एक समय 10,000 टन का, बाद में 25,000 टन का, और उस समय मिल्क पाउडर इंपोर्ट हुआ। Honorable Minister, your can will come. Your member is. See, next member is your from party. उसका क्या संबंध है? Honorable Minister, wait. Honorable Minister, wait. No. Immediately your member is going to speak. That time it can be rebutted. सर, पुराने निर्णयों को लेके आज वास्तविक, You carry on. सर आज Nothing will go on. वास्तविकता ये है देश में। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर, देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है? सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर, हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर। और दूसरा एक बहुत ही अहम किसानों से जुड़े मुद्दे पर जो मेरे चुनाव क्षेत्र से उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है लेपर्ड का इशू।
सर मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर वन विभाग के क्षेत्र में 700 लेपर्ड्स का अधिवास है सर, 700 लेपर्ड्स, और आए दिन किसी ना किसी पर हमला होता है सर। जब एक बाप अपने 3 साल के लहूलुहान बच्चे को लेकर सामने खड़ा होता है तब ये इसकी गंभीरता और ज्यादा महसूस होती है सर। 23 लोगों ने पिछले 1 साल में जान गंवाई है, और बार बार मैंने दरख्वास्त की है माननीय मंत्री जी से भी कि लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान ले। सर अगला मुद्दा युवाओं की जो बात हुई, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लीडर ऑफ अपोजिशन ने नीट का भी मुद्दा उठाया। ये करोड़ों भारतीय युवाओं के एस्पिरेशन का मुद्दा है सर, और नीट को लेके बहुत असमंजस है। सब जगह पे नीट का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के तहत है। जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उनको क्लासेस लगाने से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, और क्लासेस की फीस लाखों में चली जाती है। और अभी नीट पेपर लीक के इल्जामों के बाद ये असमंजस युवाओं में, क्या रीनीट होने वाली है? अगर रीनीट होती है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई की उन बच्चों का क्या होगा? और अगर रीनीट और इस फैसले में अगर देरी लग जाती है तो सर एमबीबीएस का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, जिसमें फाउंडेशन होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का, जो 1 साल होता है, यह अगर कम कर दिया जाए तो युवाओं में जो एमबीबीएस एस्पायरेंट्स है उनका ये फाउंडेशन वीक हो जाएगा। सर दूसरा, युवाओं से लेकर मेरे महाराष्ट्र में एक बहुत अहम मुद्दा है, वो है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आक्रोश है, और उसी को लेके ओबीसी के युवाओं में अपने आरक्षण को लेकर चिंता भी है। इसलिए मेरी सदन के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और किसी भी के आरक्षण को ठेस ना पहुंचाते हुए मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए। और सर अंत में मराठी में इतना ही कहूंगा कि जलवायु की भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने बात की, लेकिन आत्ताच आमच्याकडे माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान झालंय आणि इंद्रायणी माई अजूनही फेसाळलेली आहे। करोडो रुपयांचा खर्च होऊन सुद्धा जर आमच्या वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान असलेली आमच्या इंद्रायणी माईला जर मोकळा श्वास मिळत नसेल तर नक्की हा पैसा जातो कुठं, या नदी सुधार प्रकल्पाचा विचार व्हावा। सर साथ ही में आपातकाल की बात हुई, लेकिन सर वास्तविकता यह है कि 1980 में जनरल इलेक्शंस में इसी देश की जनता ने 353 सीट्स देकर इसी कांग्रेस को वापस सत्ता में बिठाया था। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि बार बार पुरानी जख्मों को कुदेरने से क्या हासिल होगा? और जब हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं तो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी चर्चा होती है सर। कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। सर इस इनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का क्या? सर 2 मिनट Please, one more speaker is there. Yes, sir. One more speaker is सर for जब party. नेता तोड़ो, Please stand up, पार्टी फोड़ो, लेकिन विपक्ष मत रहने दो, ये बात होती है। सर जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने डर की बात की तो महाराष्ट्र में ही बात हुई थी। 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भाषण किया था, तब उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी, जिस पार्टी को बोला था, जिन पर इल्जाम लगाए थे, उन्हीं हमारे साथियों को लेकर आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। तो सत्ता पक्ष ये कहे कि उनकी नैतिकता कहां गई। लेकिन अंत में मैं देश की जनता का आभार करूंगा सर, लास्ट पॉइंट, देश की जनता का आभार करूंगा क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और ये दिखा दिया कि तुम भारत कहो या इंडिया। सर 1 मिनट सिर्फ, लास्ट मिनट, तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। मैं वही हूं जो मंदिर, मस्जिद, मंगल सूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूं। मैं वही हूं जो राजतंत्र से ऊपर लोकतंत्र को मानता हूं, ठेकेदारों से ज्यादा पहरेदारों पर भरोसा करता हूं। तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो नफरत से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं, अहंकार से ज्यादा विनम्रता का आदर करता हूं, अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता हूं। मैं वही हूं जो संविधान से चला हूं और संविधान को ही अपने सर आंखों पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। Thank you.